ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पीसी यादव। मित्रों, जिंदगी की जंग ऐसी ही नहीं जीती जाती है। अगर जिंदगी की जंग को जीतना है तो हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और हम कोई भी अगर जॉब के प्रति संवेदनशील हैं, किसी भी लक्ष्य के प्रति संवेदनशील हैं, तो उसके अनुसार ही हमें परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो उस परिश्रम की कड़ी में हम भी आपके साथ लगे हैं। तो बिना देरी के हम अपनी मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? वह कौन सी कमेटी थी जिसने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था। इसको संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। तो आखिर वह कौन सी कमेटी थी जिसकी संस्तुति के आधार पर हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? विकल्प नंबर ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। विकल्प नंबर बी, अशोक मेहता कमेटी। विकल्प नंबर सी, बलराम जाखड़ कमेटी। विकल्प नंबर डी, सरकारिया आयोग। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? अगर इन चारों विकल्पों पे हम नज़र दौड़ाएं तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की ही अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। अगर हम स्वर्ण सिंह कमेटी की चर्चा करें तो 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिशें करने के लिए इसको बनाया गया था। कुल सदस्य इसमें कितने थे? 12। स्वर्ण सिंह कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या थी 12। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्षता कर रहे थे। ये तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। मई 1976 में इस कमेटी का गठन किया जाता है। समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान समय में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। साथ में हम अशोक मेहता कमेटी की भी चर्चा कर लेते हैं। जो अशोक मेहता कमेटी थी, इसका गठन दिसंबर 1977 में किया गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कमेटी थी। इसमें कुल सदस्य थे 13 और 1978 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी की जो सबसे अधिक चर्चा की जाती है, इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उन रिपोर्टों में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये थी कि इसने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था के रूप में करने की सिफारिश की थी। इसके पहले जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने की सलाह दी थी। हालांकि इन्होंने जो ये सिफारिश की द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए, इनकी सिफारिश को सरकार नहीं मानी। अगर हम विकल्प नंबर डी सरकारिया आयोग की चर्चा करें तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के संबंध पर बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग रहा है। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सरकारिया आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसके जो दूसरे सदस्य थे शिवरमन थे। शिवरमन के अलावा इस कमेटी के जो तीसरे सदस्य थे वो थे एस.आर. सेन। तो इस प्रकार इस कमेटी में कुल 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों में रणजीत सिंह सरकारिया ने अध्यक्षता का निर्वहन किया। इसने जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की, उन सिफारिशों में जो देश की एकता तथा अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य करने की सिफारिश की। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होनी चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए ही की जाती है, लेकिन बीच में इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र सरकारिया आयोग ने ये कहा कि राज्यपाल का स्थानांतरण ना करें और उनको किसी एक राज्य में 5 वर्ष की अस्थायी सेवा जरूर दें। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की
कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को जो बहुमत साबित करने के लिए समय दिया जाता है वो सदन के पटल पर होना चाहिए, यानी किसी भी सरकार कि बहुमत का फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए, न कि राजभवन में। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत आता है? विकल्प नंबर ए एक मूलभूत अधिकार है, विकल्प नंबर बी एक मूल कर्तव्य है, विकल्प नंबर सी निर्देश सिद्धांत है, विकल्प नंबर डी उक्त में से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों को अगर आप गहराई से समझें तो इसमें विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्देश सिद्धांत यानी डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 में ये बताया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। ध्यातव्य है कि इस निर्देश के क्रियान्वयन में संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित करके भाग 9 एवं भाग 9 का के तहत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन, निर्वाचन, शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ग्राम पंचायतों का गठन न एक मूलभूत अधिकार है, न एक मूल कर्तव्य है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, निर्देश सिद्धांत। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? विकल्प नंबर ए समाजवादी, विकल्प नंबर बी उदार बौद्धिकतावादी, विकल्प नंबर सी गांधीवादी, विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? आप सही पहचान रहे हैं, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगर हम संविधान की चर्चा करें तो संविधान में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भाग में डिवाइड किया जाए या किसी भाग में विभाजित किया जाए, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। ऐसा सुविधा अनुसार किया जाता है। अगर प्रश्न ये पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने भागों में विभाजित हैं, आप उसका उत्तर क्या देंगे? आप उसका उत्तर ये देंगे क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में विभाजित नहीं किए गए हैं, ये सुविधा अनुसार विभाजित किए गए हैं, किए जा सकते हैं। ये सुविधा अनुसार विभाजित किए जा सकते हैं, न कि विभाजित किए गए हैं। तो आप इस प्रश्न को गंभीरता से समझें। ये विभाजित किए जा सकते हैं की बात कर रहा है, न कि विभाजित हैं। तो इसको 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। हालांकि संविधान में डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी व उदार बौद्धिकतावादी में विभक्त किया गया है। अगर हम समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत बात करें तो अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 47 आदि ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमको समाजवादी विचारधारा की ओर दिशा प्रदान करते हैं। अगर हम गांधीवादी विचारधारा की बात करें तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, 46, 47, 48 हमें गांधीवाद की ओर दिशा प्रदान करते हैं। अगर हम उदार बौद्धिकतावादी की बात करें तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 ऐसे अनुच्छेद हैं जो उदार बौद्धिकतावादी से प्रेरित हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी। यहाँ आपको फिर स्मरण करा दे रहे हैं कि संविधान में इनको किसी भाग में विभाजित नहीं किया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारत में न्यायपालिका का कार्य पालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है?
भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है वो किससे व्यादेशित है? विकल्प नंबर ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, विकल्प नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, विकल्प नंबर सी 7वीं अनुसूची द्वारा, विकल्प नंबर डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? अगर इन चारों विकल्पों को क्रमशः देखें तो जो संविधान की उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर विकल्प नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरफ ध्यान दें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये बताया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु तो राज्यों को निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण व्यादेशित है। अगर हम 7वीं अनुसूची की चर्चा करें तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। इसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। अगर संघ व राज्यों में 7वीं अनुसूची में कानून बनाने में कोई मतभेद हो जाता है तो उस परिस्थिति में संघ की बात मानी जाएगी, राज्य की बात नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? विकल्प नंबर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, विकल्प नंबर बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, विकल्प नंबर सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, विकल्प नंबर डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इन चारों विकल्पों को अगर हम देखें तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उद्देश्य है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। जो ये धार्मिक राज्य की स्थापना करने का विकल्प है ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।